Hello students, so all of you know that CBSE has changed its syllabus in the wake up of this pandemic COVID-19. बट कोई बात नहीं, अगर चेंज भी हुआ है स्टिल हमें पढ़ना है। जैसे इस साल बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, आप सभी लोगों को भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली चेंजेस क्या किए गए हैं और उनको किन तरीकों से सिंक्रनाइज करना है, कैसे उन्हें पढ़ना है, अलग अलग यूनिट्स में क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या चीजें जरूरी है क्या नहीं है। तो सीबीएसई के चेंजेस, उनके एनालिटिकल व्यू के साथ मैं राकेश तिवारी आज आपके सामने आया हूं, केवल ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमें सिलेबस को कैसे एनालाइज करना है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें देखना है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें, एक डिलीटेड फाइल चल रही है आजकल, मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, उसमें कुछ एरर्स हैं। मैं चाहता हूं आप उन एरर्स पर मत जाएं जो हमने एनालिसिस किया है। I mean, मैं पुराना सिलेबस और नया सिलेबस जो सीबीएसई ने दोनों रिलीज करे हैं पिछले साल और इस साल, उन दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक चेंज आया है नए वाले पैटर्न में। नंबर ऑफ पीरियड्स में भी चेंज है, पर दिमाग में एक बात रखिए कि मार्क्स में कोई चेंज नहीं है। हर यूनिट को जितने पहले मार्क्स असाइन थे उतने ही अब भी हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स में जो चेंज है उन्हें हम एनालाइज करेंगे कि इतना चेंज है तो उसका क्या इफेक्ट होगा या क्या एक्चुअली डिलीट करने का ऑब्जेक्टिव रहा है। हाँ, लेकिन जाने से पहले कि हम वहां तक पहुंचे उससे पहले एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आपको कई बार एक आइडिया मिलेगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली कई जगहों पर लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस और कुछ जगहों पर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लिया, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैंने एग्जांपल सेलेक्ट किया। उसमें यह है कि अगर एक सेब नीचे गिरता है, न्यूटन ने उसे ऑब्जर्व किया या किसी भी क्यूरियस माइंड ने उसे ऑब्जर्व किया, तो उसके गिरने की वजह से उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, क्यों गिरा वो, उन सारी बातों को समझना, सारा डिटेल्ड मतलब एनालिसिस करना जो उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करे, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। पर उस पर अगर न्यूमेरिकली कुछ एडअप करना, लाइक उसका एनालिसिस थोड़ा मेजरमेंट लेवल पर लेकर के जाना, नीचे गिरा कितना फोर्स लगा, भारी ऑब्जेक्ट होगा तो कितना फोर्स लगेगा, हल्के पर कितना फोर्स लगेगा, क्या एक्सेलरेशन है, उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस हुए, उसकी वेलोसिटी का फंक्शन क्या है। यानी डिफरेंट अगर मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ लेकर के जाएं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं आप अभी देखेंगे कुछ जगहों पर लिखा रहेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप समझ जाइएगा कि यहां न्यूमेरिकल पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट ओमिट कर दिया गया है। आइए शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट के साथ। तो हमारी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, आपको बताऊं तो इसमें देखा जाए तो कोई मेजर चेंज नहीं किया है। 24 पीरियड से 23 पीरियड तक इसे फिक्स कर दिया गया है। जो एक चेंज आप देखेंगे वो होगा कि एक थिन स्फेरिकल शेल, जो कि वैसे भी टीचर्स को पढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं यहां नहीं तो फिर पोटेंशियल में पढ़ना पड़ेगा। जब आप टू बॉडी कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक शेल अंदर है, एक शेल उसके बाहर है, अब इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो अगर आप वहां पढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसका बेसिक आइडिया लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन सीबीएसई ने अपनी तरफ से इसे ओमिट कर दिया है। इसका मतलब है शायद इस पर न्यूमेरिकल एनालिसिस वो आपसे ना पूछे या शायद इसका डेरिवेशन भी आपसे ना पूछे। बाकी सारा सिलेबस पहले जैसा था वैसे ही अब भी है। सारा कूलम्स लॉ, जितने भी एक्सप्रेशन है, फ्लक्स वगैरह, स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम की मदद से जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता था, वो वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस एक चेंज किया गया है पहले और अब में, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, बाहर और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। बाकी आप अगर इसका दूसरा वाला पार्ट देखें, सेकेंड चैप्टर जो है इसका, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, तो आप देखिए उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि शायद अगर यहां पर अगर हमें कैपेसिटेंस स्फेरिकल मटेरियल का अगर हमें पढ़ना पड़े तो प्रॉब्ली हमें उसका पोटेंशियल भी पढ़ना पड़ेगा, और पोटेंशियल पढ़ना है तो थोड़ा फील्ड के बारे में भी आइडिया लेना पड़ेगा। यानी सीबीएसई ने बहुत ही ट्रिकी तरीके से इसको ओमिट कर दिया, लेकिन शायद टीचर्स को फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। आइए सेकेंड यूनिट की तरफ जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मतलब वेग चीजें निकल के मार्केट में आ रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ही हटा दिया। एक्चुअली वो इतना इम्प्लिसिट है कि उसको हटाना जोड़ना इज नॉट अ मैटर। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल था ही, यानी सीरीज और पैरेलल का आइडिया आपको वहां मिल ही जाता है। रेस्ट ऑफ द आइडिया आप क्लास 10 से लेके आए ही हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां पर सीबीएसई को इसे ओमिट करने का कोई सेंस नहीं है, वो इंप्लिसिटली उसी करिकुलम के अंदर है। उस टर्म को हटा देना, उन शब्दों को हटा देना वहां से कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, एक डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो है कि अब कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर कोई सवाल नहीं आएंगे। यानी बीबी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन में जिन्होंने जाकर के शादी करी थी, अब वो ओमिट हो चुके हैं सिलेबस से। बड़ा चेंज यहां पर क्या है? बड़ा चेंज यहां पर है मीटर ब्रिज, जिससे रिलेटेड केवल क्वालिटेटिव आइडियाज ही पूछे जाएंगे।
पोटेंशियोमीटर, जिससे रिलेटेड केवल क्वालिटेटिव आइडियाज ही पूछे जाएंगे, यानी वो कैसे काम करता है, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा जैसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, ना कि इतना वैल्यू इसका है तो ये इसका क्या वैल्यू होगा, यानी रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, करंट इतना जा रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस ये है, एक सेल इतने ईएमएफ के लगाया गया, तो बताओ कहां बैलेंस होगा। इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये क्वांटिटेटिव आइडिया के अंदर आते हैं, पर आपसे क्वालिटेटिव आइडियाज पूछे जाएंगे। तो क्वालिटेटिवली आप उन चीजों को समझें, उनका एनालिसिस करें कि ये चेंज से क्या होगा, किस चेंज से क्या नहीं होगा, कौन से चेंजेस सिग्निफिकेंट हैं और कौन से चेंजेस सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो जितना भी है, मीटर ब्रिज बोलूं या पोटेंशियोमीटर, ऑल्दो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेथड की वजह से भी, लेकिन बट सीबीएसई ने इस बार कम टाइम होने की वजह से सिलेबस रिड्यूस किया है, तो केवल क्वालिटेटिव आइडियाज रखे हैं। आइए नेक्स्ट यूनिट पर। सो हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है, जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें भी आप देखें तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये यूनिट 2 चैप्टर्स में कवर होती है, सारा सिलेबस पहले जैसा ही है। एक साइक्लोट्रॉन जो कि एक एप्लीकेटिव पार्ट था असल में चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने का, या यूं कह लो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में मूव करने का, उस एप्लीकेटिव पार्ट साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है। ऑल्दो वो एक इंडिपेंडेंट है जो उससे लिंक्ड है, अगर उसे हटा भी दिया जाए तो वो आगे जाकर के कहीं यूज नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है। उसको आप कभी शायद हायर क्लासेस में सीबीएसई ने जैसा सोच रखा हो पढ़ ही लेंगे। ऑब्वियसली जब आप नए हायर कोर्सेज में जाएं साइंस के, तो साइक्लोट्रॉन कभी ना कभी आपको पढ़ने को मिलेगा ही। आइए इसका सेकेंड पार्ट जो है उस पर देखते हैं जरा ध्यान से। सेकेंड पार्ट जो है इसका, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, वहां पर कुछ चीजें मेजरली हटा दी गई हैं। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो शायद उसी का एनालोगस जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है बार मैग्नेट से रिलेटेड, तो उसको वहां से ओमिट कर दिया गया है। साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को भी ओमिट कर दिया है, जैसे डाया, पैरा, फेरो के बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। उनसे रिलेटेड जो परमानेंट मैग्नेट बनेंगे, इन सब पर भी रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होगा। यानी आपके पास अब इस चैप्टर में पढ़ने को एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, कि एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वो डाइपोलिक इफेक्ट उसका, और बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद अर्थ मैग्नेटिज्म एक पढ़ने की चीज है। इसके सिवा बहुत ज्यादा इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है, जैसा पहले आपको पूरा बार मैग्नेट की स्टडी करनी पड़ती थी वो सब अब नहीं करना है। आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ईएमआई एंड एसी। ईएमआई एंड एसी वाली यूनिट में मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही ध्यान से इसका एनालिसिस कर रहा था, पुराना और नया सिलेबस दोनों चैप्टर्स को मैंने ध्यान से देखा। एकमात्र चीज जो बताई है, जो चेंज का मुझे लग रहा है, वो वॉटलेस करंट ही है। अब आप कह रहे होंगे कि सर पावर फैक्टर भी तो चेंज हुआ है, लेकिन आप देखो तो इफेक्टिवली जैसे ही आपने पावर ऑफ एन एसी सर्किट पढ़ा, यानी कि पावर जिसका एक्सप्रेशन होता है वर्चुअल पावर इनटू पावर फैक्टर, वहां पावर फैक्टर आप ऑटोमेटिकली पढ़ चुके हैं। अब उसको अलग से ना पढ़ना, ये सीबीएसई का स्टांस जो है काफी वेग है, इसको मजबूरी में ही पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप पावर ऑफ एन एसी सर्किट पढ़ना चाहते हैं। यानी कि अगर आप रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, एलसीआर सर्किट, इन सब के पावर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो पावर फैक्टर को आप वैसे भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो वॉटलेस करंट एक नेग्लिजिबल सा टॉपिक है, तो मुझे नहीं लगता सीबीएसई ने एक पीरियड इसमें क्यों रिड्यूस किया। ऑल्दो आप देख रहे हैं एक ही पीरियड रिड्यूस किया, यानी इफेक्टिवली देखा जाए तो इन पूरी यूनिट में कुछ खास चेंजेस नहीं है, मतलब इफेक्टिवली देखो तो कोई खास चेंज नहीं है इस यूनिट में। आइए फिफ्थ यूनिट पर आते हैं, ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में एक्चुअली एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट जस्ट जो मैक्सवेल की पूरी लाइफ पर बेस्ड है, डिस्प्लेसमेंट करंट का, उसको हटा दिया गया है, और जितने भी क्वालिटेटिव आइडियाज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड केवल वही रखे हैं। यानी कि कुछ भी क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है, जो पिछले साल था वैसा ही मेंटेन्ड है, डिस्प्लेसमेंट करंट गायब है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑप्टिक्स, सबसे डरावनी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भी, उसमें देखते हैं क्या चेंज किया है। सीबीएसई ने एक बड़ा ही इंप्लिसिट सा चेंज किया है, ऐसे चेंजेस जो शायद सीबीएसई 10th में हमें पढ़ा चुका है। पढ़ाया यह है कि उसने रिफ्लेक्शन पढ़ा रखा है, स्फेरिकल मिरर पढ़ा रखा है, मिरर फॉर्मूले पर क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अब उनका जस्ट रिकैपिटुलेशन यानी रिकैप दिया जाएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जैसे आसमान नीला क्यों है और सुबह शाम लाल क्यों हो जाता है, लालिमा क्यों रहती है सूरज के चारों ओर, ये वाला पार्ट जो है ये हटा दिया है। वैसे भी थ्योरेटिकल पार्ट है, क्लास 10th में आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ के आए हैं, तो इसे गायब कर दिया है इस लाल रंग को। यानी कि देखा जाए तो ये वाला एक पोर्शन गायब जैसा ही कर दिया है, रिकैप करवा के आगे बढ़ जाएंगे, और ये पूरा ही ओमिट कर दिया है। बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में आप अगर ध्यान से देखें तो पूरा पोलराइजेशन उड़ा दिया है, यानी इंटरफेरेंस
डिफ्रैक्शन और तीसरा जो टॉपिक था उसका पोलराइजेशन, उस पोलराइजेशन को पूरी तरीके से आप ध्यान से देखें तो उड़ा दिया गया है, वो गायब कर दिया गया है, कोई लॉ नहीं है उससे रिलेटेड, कोई उससे रिलेटेड बात नहीं है। इनफैक्ट पोलराइजेशन से पहले जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीफाइंग पावर अब भी सिलेबस में है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो कह रहे हैं कि मैग्नीफाइंग पावर भी उड़ा दिया, सीरीज पैरेलल भी उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। मैग्नीफाइंग पावर अब भी सिलेबस में है, रिजॉल्विंग पावर उड़ाया गया है। ऑब्वियसली वो उसके वेव इफेक्ट्स पर बेस्ड है, तो वेव वाला इफेक्ट जो है वो वाला रखा है, तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो निकाल दिया गया है, पोलराइजेशन तो हट ही गया है। नेक्स्ट यूनिट हमारी एक बड़ी ही प्यारी सी यूनिट जो आ रही है उड़ के हमारे पास, ये यूनिट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें आप एक्चुअली कनेक्शन पढ़ते थे मैटर और रेडिएशन के बीच में कि सब कुछ सारा का सारा मैटर और सारा का सारा रेडिएशन एक दूसरे से ही रिलेटेड है, सब कुछ डुअल नेचर का है, चाहे मैं आप हो या हमारी लाइट हो। तो इसमें जो एकमात्र डिटेल जो हटाई है वो एक्चुअली क्या है, जो वेव नेचर है वो तो क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन एक मैटर भी पार्टिकल है, इसकी क्लैरिटी डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस से मिलती है, जिसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेविसन एंड जर्मर ने किया था। उस एक्सपेरिमेंटल आइडिया को एक्चुअली मैं सही बताऊं तो समझना भी टफ है। उसमें पोलर ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं जो कि एक मतलब अपने आप में उसको एक अलग स्टडी करनी पड़ती है, तो उस पार्ट को सीबीएसई ने बहुत ही समझदारी से ओमिट कर दिया है। वो पार्ट अब नहीं है सीबीएसई सिलेबस में। काम की बात इतनी है कि आपको उसके जनरल आइडियाज पढ़ने, उसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट जो है वो नहीं है। शायद सीबीएसई कुछ हद तक चाह रहा है क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट अभी यहां से ओमिट करके शायद आगे आने वाली क्लासेस आपके जो ग्रेजुएशन के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाएगा, सो दैट आप वहां पढ़ पाए। नेक्स्ट हमारा है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए। सबसे बड़ी चीज है, एटम्स में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन न्यूक्लियाई में चेंज किया गया है। रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा डीके सारा हटा दिया गया है। ऑल्दो इनके डिटेल में जाएंगे तो ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेनन है, शायद बच्चों को कई बार इन्हें डिटेलिंग करनी पड़ती है, ये टाइम टेकिंग हो सकता है, इसीलिए शायद 4 पीरियड ले सकता हो। मुझे अंदाजा है 4 पीरियड ले लेता हो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका वेरिएशन मास नंबर के साथ पढ़ाया जाए तो सच में 4 पीरियड वाली बात है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा रहे हैं और मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा रहे हैं, मास डिफेक्ट पढ़ा दें और बाइंडिंग एनर्जी ना पढ़ाएं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन यानी कि यहां पर टीचर्स के लिए एक चैलेंज है, टीचर्स को मजबूरी में इस टॉपिक को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बताएंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को लेकर के, तब तक शायद न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन को उतने अच्छे से उनकी स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी पर डिस्कशन ना हो पाए। तो प्रॉब्ली ये वाला टॉपिक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ही। ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी गायब है, पूरी तरीके से गायब है, जितना भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला, क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस सब पूरी तरीके से गायब है। रेडियो एक्टिविटी कंप्लीटली गायब है। आइए अपनी आखिरी यूनिट पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पहले भी बहुत चेंजेस हो चुके हैं। आखिरी में अभी एक चेंज किया है, एक एप्लीकेटिव पार्ट है, जनरली बहुत ज्यादा यूज भी होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीनर डायोड, उसको हटा दिया है। ऑल्दो नॉर्मल डायोड्स, एलईडीज, फोटोसेल, सोलर सेल, ये सब अभी भी हैं। जीनर डायोड उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसका वोल्टेज रेगुलेटर वाला पार्ट हटा दिया है, बस इतना ही चेंज किया है। तो आपने देखा कुछ जगहों पर इफेक्टिव चेंज है, कुछ जगहों पर नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप लोग इसे समय समय पर यूज करते रहें कि क्या हटा है क्या नहीं। पूरे साल आपके ये वीडियो काम आने वाला है। हमारे चैनल फील द फिजिक्स विद मी को सब्सक्राइब करो एंड कीप सब्सक्राइबिंग एग्जाम्पलर पॉइंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. Till then, please stay safe, don't go outside, keep yourself enlightened. Bye bye.